हम शुगर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, शुगर्स जो होते हैं वो खासकर मोनोसैकेराइड्स होते हैं और इनको कभी कभी हम लोग सिंपल शुगर्स भी कहा जाता है। मतलब कोई मीठी चीज़ है तो अमूमन आप उसको शुगर समझते हैं। तो ज़्यादातर जो मीठी चीज़ होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स में भी 4 कैटेगरी होती है: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो एनसीईआरटी बुक में तो ये सब मेंशन नहीं किया है। उसने शुगर में राइबोस शुगर और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एक जगह दे दिया है, और फिर पॉलीसैकेराइड यानी बायोमैक्रोमोलिक्यूल के हेडिंग के अंतर्गत पॉलीसैकेराइड का जिक्र किया है, जिसमें स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है। ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी है क्योंकि सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये सब ग्लूकोज से बने होते हैं। ग्लूकोज पाया जाता है एज अ यूनिट इन सभी पॉलीसैकेराइड्स में। तो ग्लूकोज के बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे दें तो हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है: मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं ये सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। डाइसैकेराइड्स 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बनते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं उनमें 3 से लेकर के 9 या 10, कुछ किताबों में 10 लिखा रहता है, तो मान लीजिए 3 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं, और पॉलीसैकेराइड्स में 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 15 ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है तो उसको पॉलीसैकेराइड कहेंगे, क्योंकि 10 से ज़्यादा है ये। अगर 2 ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ करके कोई मॉलिक्यूल बना रहा है, कोई कंपाउंड बना हुआ है जिसमें कि 2 ग्लूकोज यूनिट जुड़े हुए हैं, तो उसको डाइसैकेराइड कहेंगे। और अगर मॉलिक्यूल जो मोनोसैकेराइड का है वो किसी दूसरे मोनोसैकेराइड से नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर वो मोनोसैकेराइड में ही रखा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है: मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, मैं सैकेराइड नीचे लिख रहा हूं, आपको सटा के लिखना होता है: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, और पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के एग्जांपल में ग्लूकोज आता है, राइबोस शुगर आता है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर आता है। ये हम लोग राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर पढ़ चुके हैं, इनका स्ट्रक्चर भी देख चुके हैं। न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं या डीएनए आरएनए में पाए जाते हैं। ठीक है, डाइसैकेराइड के एग्जांपल में आपको लैक्टोज शुगर मिलेगा, माल्टोज शुगर मिलेगा, ठीक है, आपको सुक्रोज मिलेगा। तो ये सब डाइसैकेराइड शुगर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड शुगर के एग्जांपल्स रेयर होते हैं, इसलिए इनकी बहुत आवश्यकता नहीं है। रैफिनोज है और भी शुगर्स हैं, ठीक है, स्टैकियोज है और भी शुगर्स हैं, तो लेकिन आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो डाइसैकेराइड के एग्जांपल में लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज मिलेगा। अब लैक्टोज जो है वो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होगा, यानी डाइसैकेराइड वो कंपाउंड्स होते हैं जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो लैक्टोज 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होगा, ये एक मोनोसैकेराइड, ये दूसरा मोनोसैकेराइड, और दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। ठीक है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लैक्टोज में जो 2 यूनिट होगा उसमें से एक शुगर होगा गैलेक्टोज, तो ग्लूकोज से मिलता जुलता एक और शुगर होता है, गैलेक्टोज होता है। ये भी मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है। आपने फ्रक्टोज का नाम सुना होगा, ये भी मोनोसैकेराइड का एग्जांपल है। तो फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब मोनोसैकेराइड है। राइबोज हो गया, डीऑक्सीराइबोज हो गया, ये सब मोनोसैकेराइड है। ठीक है ना। और
तो लैक्टोज के निर्माण में एक गैलेक्टोज हिस्सा लेता है और दूसरा ग्लूकोज हिस्सा लेता है, यानी ये भी मोनोसेक्राइड ये भी मोनोसेक्राइड, दो मोनोसेक्राइड मिलेंगे तो लैक्टोज बनेगा। ऐसे ही माल्टोज का जब फॉर्मेशन होता है तो माल्टोज के फॉर्मेशन में भी जो दो शुगर यूनिट होंगे वो भी मोनोसेक्राइड ही होंगे और यहाँ दोनों ही मॉलिक्यूल ग्लूकोज होते हैं। तो यहाँ पर माल्टोज जो है वो दो ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना होता है। माल्टोज में आप देखेंगे दोनों ही ग्लूकोज है। और सुक्रोज जो मॉलिक्यूल होता है, सुक्रोज के फॉर्मेशन में भी दो मोनोसेक्राइड होते हैं। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज होता है और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज होता है। तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं एक ग्लूकोज होगा और दूसरा फ्रक्टोज होगा, ठीक है। वही सुक्रोज जिसको हम टेबल शुगर कहते हैं, चीनी जो घर में खाते हैं वो यही है टेबल शुगर, सुक्रोज। लैक्टोज जो है इसको मिल्क शुगर कहा जाता है। लैक्टोज जो है वो मिल्क में पाया जाता है तो इसको मिल्क शुगर कहेंगे, मिल्क शुगर। और सुक्रोज चूंकि गन्ने से निकाला जाता है, चीनी जो हम खाते हैं वो गन्ने से बनती है, गन्ने के रस से बनती है, तो इसलिए उसको केन शुगर भी कहा जाता है। तो टेबल शुगर या केन शुगर, ठीक है ना। तो टेबल शुगर या केन शुगर कहेंगे और लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है, ठीक। और जो मोनोसेक्राइड में आपने एग्जांपल्स देखे हैं, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये जो तीनों एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, ये एग्जांपल्स हेक्सोज शुगर के एग्जांपल, यानी मोनोसेक्राइड में जिन मोनोसेक्राइड्स में 6 कार्बन पाया जाता है उनको हेक्सोज कहा जाता है, हेक्सोजेस कहा जाता है। 6 कार्बन शुगर है और इन सभी का जनरल फार्मूला होगा C6H12O6। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज, C6H12O6 मोलेकुलर फार्मूला। व्हाट इज मोलेकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6। व्हाट इज मोलेकुलर फार्मूला ऑफ गैलेक्टोज, C6H12O6। तो ये सभी C6H12O6 है, ये सभी 6 कार्बन शुगर है। तो ये सभी 6 कार्बन शुगर है। तो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज ये सभी 6 कार्बन शुगर है और इनका जो मोलेकुलर फार्मूला होगा C6H12O6 होगा, ठीक है। और जो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ये बता चुके हैं आपको पहले, पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर है। तो ये राइबोज और डीऑक्सीराइबोज जो है ये 5 कार्बन शुगर है। तो आप यहाँ पर C5 शुगर है, ठीक है ना। इनमें 5 कार्बन पाया जाता है और इनको पेंटोजेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेंटोजेस, यानी ये पेंटोज शुगर के एग्जांपल है। नेचर में दो मोनोसेक्राइड बहुत ही कॉमन होते हैं, पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस, इसीलिए इनका जिक्र हम कर रहे हैं। और भी तरह के मोनोसेक्राइड होते हैं, 3 कार्बन शुगर होता है, 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड होता है, 4 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड होता है, 5 वाला देख ही रहा है आपने, आप देख ही रहे हैं, 6 वाला भी आप देख ही रहे हैं, 7 कार्बन वाला भी मोनोसेक्राइड होता है, ठीक है। तो लेकिन 5 कार्बन और 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स कॉमन होते हैं, इसलिए उन्हीं का मैंने जिक्र किया है। ये न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं और ये जनरली अलग अलग कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रक्टोज फलों में पाया, फल जो मीठा होता है वो फ्रक्टोज की वजह से होता है, इसलिए फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहा जाता है। तो फ्रक्टोज जो है वो उसको फ्रूट शुगर कहा जाता है। तो आप ये मेंशन कर लेंगे, फ्रूट शुगर है फ्रक्टोज, ठीक है। उसी तरह से ग्लूकोज जो है वो अंगूर में पाया जाता है तो उसको ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। हाँ, और जो ग्लूकोज आप मेडिसिन शॉप से खरीद के लाते हैं, उसको पानी में घोल के पीते हैं, तो ये वही ग्लूकोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है उसको ग्रेप शुगर कहा जाता है, अंगूर में पाया जाता है नेचुरली, तो इसको ग्रेप शुगर कहेंगे, ग्रेप फ्रूट में पाया जाता है। और गैलेक्टोज जो है ये ब्रेन जो टिश्यूज होते हैं वो गैलेक्टोज को ज्यादातर यूज करते हैं एनर्जी, क्योंकि शुगर जो हम लोग लेते हैं उससे एनर्जी हमको मिलती है। वी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, और किस कार्बोहाइड्रेट से? ये मोनोसैकेराइड से। तो ब्रेन जिस कार्बोहाइड्रेट को यूज करता है एनर्जी के लिए या दूसरे कामों में जिस शुगर को सबसे ज्यादा यूज करता है वो है गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहा जाता है, तो गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहेंगे, ठीक है, ब्रेन शुगर कहेंगे। तो ये थोड़ा जानकारी आपको देना आवश्यक था। ये सब कुछ एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है, बट आप देखेंगे छोटे क्लासेस में भी, लोअर क्लासेस में भी आप पढ़े होंगे, और ये इसकी जरूरत भी आगे पड़ती है। तो इस तरीके से मोनोसैकेराइड का हमने एक समरी दे दी है, ठीक है, जितनी जरूरत है। अब वापस आते हैं हम लोग डाइसैकेराइड पर। डाइसैकेराइड में हमने सुक्रोज बताया है, लैक्टोज बताया है, माल्टोज बताया है, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड नेचर में रेयर होते हैं,
जैसे रैफिनोज है, स्टैकियोज है, ठीक है। तो ये सब ओलिगोसैकेराइड के एग्जाम्पल हो गए। अब पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं, जिनका जिक्र आगे डिटेल में होगा। तो पॉलीसैकेराइड के तमाम एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं, उसमें सेलुलोज आप पढ़ेंगे, आपको ग्लाइकोजन भी जानना होगा, फिर स्टार्च के बारे में आप जानते हैं, फिर काइटिन के बारे में आप सुने होंगे, आर्थ्रोपोडा का जो स्केलेटन होता है और फंजाई की सेल वॉल होती है उसमें काइटिन होता है, प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज होता है। ग्लाइकोजन जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल होता है एनिमल्स के अंदर, और स्टार्च जो है ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से इन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। ये सब, इन सब में बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स पाए जाते हैं, खासकर सेलुलोज में, ठीक है। ये बहुत लंबे चेन होते हैं ग्लूकोज यूनिट के, ये बहुत लंबे चेन होते हैं। डॉट लाइन दिखा देने का मतलब है कि काउंटिंग बहुत आगे तक जाएगी। ये सब ग्लूकोज यूनिट है। तो सेलुलोज भी ग्लूकोज का बना होता है, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का बना होता है, और स्टार्च भी ग्लूकोज का बना होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये सारे ग्लूकोज यूनिट के बने होते हैं। तो ये बड़ा कॉमन मोनोसैकेराइड होता है, कौन? ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज आपको डाइसैकेराइड में भी मिलेगा, यहाँ भी ग्लूकोज, यहाँ भी ग्लूकोज, यहाँ भी ग्लूकोज। सेलुलोज में ग्लूकोज, ग्लाइकोजन में ग्लूकोज, स्टार्च में ग्लूकोज, ठीक है। काइटिन में ग्लूकोज नहीं होता है, वहां पर एन-एसिटिल ग्लूकोसामीन होता है, एक अमीनो शुगर होता है, ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव होता है, यानी उसके भी निर्माण में ग्लूकोज इनडायरेक्टली तो हिस्सा ले रहा है, इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली हिस्सा ले रहा है। ग्लूकोज का पहले अमीनो ग्रुप से रिएक्शन होगा तो ग्लूकोसामीन बनेगा, उसके बाद एसिटिल ग्रुप आके जुड़ जाएगा तो एन-एसिटिल ग्लूकोसामीन हो जाएगा, फिर इसकी कई रिपीटेड यूनिट्स आएंगी तो वो काइटिन का निर्माण होगा। इसमें कुछ और भी कंपोनेंट हिस्सा लेते हैं। तो सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, इसमें ग्लूकोज पाया जाता है। काइटिन के निर्माण में भी ग्लूकोज होगा, लेकिन वो सीधा ग्लूकोज के रूप में नहीं होगा, मॉडिफाइड फॉर्म में आएगा, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा है। और लैक्टोज में भी ग्लूकोज है, माल्टोज में भी ग्लूकोज है, सुक्रोज में भी ग्लूकोज है। तो आप देखेंगे कि मोस्ट कॉमन जो शुगर आपको मिलेगा, मोनोसैकेराइड मिलेगा, वो ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर आपको जानना जरूरी है। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में C6H12O6 आप इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानिएगा। और ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो रिंग पाया जाता है ग्लूकोज का, उसको पायरॉन रिंग कहते हैं। जैसे राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में जो रिंग पाया जाता था उसको फ्यूरॉन रिंग कहते थे, बता चुके हैं, पेंटागोनल रिंग। ग्लूकोज में जो रिंग होगा वो हेक्सागोनल रिंग होगा। तो इसमें ग्लूकोज में हेक्सागोनल रिंग आप बनाएंगे इस तरह से, और इस रिंग को प्लेन ऑफ द पेपर में इमेजिन करेंगे। ये रिंग ऐसे बनाया है, लेकिन इसको ऐसे इमेजिन करेंगे, प्लानर स्ट्रक्चर होता है, प्लेन ऑफ द पेपर में होता है। और इस प्लेन ऑफ द पेपर में 6 एटम्स होते हैं, और इन्हीं से कुछ ग्रुप ऊपर प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर निकले रहते हैं, कुछ नीचे निकले रहते हैं। तो इसमें जो ग्रुप हम ऊपर उठाएंगे वो प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर है, और जो ग्रुप नीचे लटकाएंगे वो प्लेन ऑफ द पेपर के नीचे जाएंगे। ऐसा इमेजिन करना है। राइबोज शुगर में भी ऐसा ही हमने समझाया था। तो ये जो रिंग होता है ये भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, यानी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड सिर्फ नाइट्रोजनस बेस ही नहीं होते हैं, जिसमें प्यूरिन रिंग और pyrimidine रिंग आप पढ़े हैं। ये जो और उसके बाद जो राइबोज शुगर पढ़े हैं उसमें भी तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है। तो ग्लूकोज में भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है, और ग्लूकोज में जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है इसको पायरॉन रिंग कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज में पायरॉन रिंग होता है, और उसके बाद फिर इससे कई ग्रुप अटैच होते हैं। अब ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो 5 कार्बन रिंग में हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। तो पायरॉन रिंग कैसा रिंग होता है? ये एक 6 मेंबर्ड रिंग होता है। पायरॉन रिंग क्या है? ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है, मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग in which there are 5 carbon atom and 1 oxygen atom. तो 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम होगा, तब जा करके ये पायरॉन रिंग बनेगा। तो ग्लूकोज में कौन सा रिंग होता है? पायरॉन रिंग होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें छठा जो कार्बन होता है वो 5वें कार्बन से अटैच रहता है, तो आप यहाँ लिख देंगे CH2OH, ठीक है। और बाकी जगह आप यहाँ पर बना लेंगे HOH, OH, H, ठीक है। इस तरीके से यहाँ H
ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और नंबरिंग कर देंगे तो आप देखेंगे जब नंबरिंग करेंगे तो ये नंबरिंग इस कार्बन से होगी 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 कार्बन हो गया। और ये जो पहला कार्बन है इसी को फंक्शनल कार्बन कहते हैं, फंक्शनल कार्बन कहते हैं, या इसी को एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है, एनोमेरिक कार्बन। तो इसको फंक्शनल कार्बन कहेंगे या इसी को एनोमेरिक कार्बन कहेंगे। और जब फंक्शनल कार्बन या एनोमेरिक कार्बन पर OH प्लेन ऑफ द पेपर के नीचे, यहाँ OH नीचे का मतलब ये प्लेन ऑफ द पेपर में OH किधर गया है, नीचे, तो ये बीटा सॉरी ये अल्फा ग्लूकोज होगा। और यही OH जब ऊपर चला जाता है तो उसको बीटा कहते हैं। तो राइबोज शुगर में OH किधर होता है, ऊपर होता है, जो DNA में जो RNA में हिस्सा लेता है राइबोज शुगर, या डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर में भी OH प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर रहेगा पहले कार्बन पर, और राइबोज शुगर में भी OH पहले कार्बन पर प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर रहेगा। यहाँ पर जो हमने ग्लूकोज बनाया है उसमें पहले कार्बन पर OH प्लेन ऑफ पेपर के नीचे गया है, ठीक है, नीचे गया है, तो इसको बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। तो एनसीईआरटी बुक में जो ग्लूकोज का डायग्राम दिया है वो है अल्फा ग्लूकोज। सो दिस इज अल्फा ग्लूकोज। अगर यही OH ऊपर कर देंगे, H नीचे कर देंगे तो बीटा ग्लूकोज हो जाएगा। तो ये अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने आपको समझा दिया है। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट में जो बेसिक मोनोसैकेराइड था उसका स्ट्रक्चर ये है। अब हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक छोटा सा सेक्शन है जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। देखिए इस सेक्शन में सबसे पहले जो एनसीईआरटी बुक है वो केमिस्ट्री की यूटिलिटी के बारे में लिखती है, और ये खासकर उसका जो एक स्टेटमेंट है कि द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स small and big from living organisms and determining its structure and if possible synthesizing these molecules। यानी कि केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री का बहुत सारा यूटिलाइजेशन होता है, और ख़ासकर जब केमिस्ट्री हम बायोमोलिक्यूल्स की पढ़ते हैं तो उसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। तो बायोकेमिस्ट्री भी एक तरह से केमिस्ट्री ही है का पार्ट है। तो केमिस्ट्री का जो मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट होता है कि हम एक लिविंग सेल में ये जाने कि किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कितने तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करें कि किस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है। हम लोग भी तो यही कर रहे हैं। हम लोग को भी एक लिस्ट मिली कि भाई लिविंग सेल में ये कंपाउंड पाए जाते हैं, अमीनो एसिड पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, लिपिड पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री भी यही है कि यही करती है कि पहले तो पता करती है कि कितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सेल में, फिर उनका स्ट्रक्चर क्या है, फिर अगर पॉसिबल हो तो लैब में उन कंपाउंड्स को हम बना सके, मतलब सेल के बाहर बना सके, टेस्ट ट्यूब में बना सके तमाम डिफरेंट रिएक्शन से। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम दो ग्रुप में बांटते हैं। एक हो गया एनिमल्स का ग्रुप, उसकी वजह है मैं बताऊंगा, ये एक जनरल पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। और दूसरा है प्लांट्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स, ठीक है ना। तो अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो इनमें सिर्फ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ही बनते हैं, यानी इनमें सिर्फ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ही बनते हैं, जबकि प्लांट, फंजाई और माइक्रोब्स में प्राइमरी मेटाबोलाइट के साथ साथ इनमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी बनते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी बनते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल्स जो हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, और जो प्लांट्स हैं, फंजाई हैं और जो माइक्रोब्स हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट के साथ साथ सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये चीज ध्यान रखना है कि एनिमल की टिश्यू लीजिए, चाहे एनिमल सेल लीजिए, तो उसमें आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट मिलेगा,
लेकिन प्लांट की टिश्यू या प्लांट की सेल लीजिए या फंगल सेल लीजिए या कोई माइक्रोबियल सेल लीजिए तो उसमें आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट भी मिलेंगे और उसमें आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो हम बायोमोलिक्यूल टर्म यूज कर रहे हैं इसी को मेटाबोलाइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी बायोमोलिक्यूल मेटाबॉलिक रिएक्शन से ही बनता है। एनी टाइप ऑफ रिएक्शन occurring inside living cell is called metabolic reaction, and in that reaction the organic compound is produced is called biomolecule। तो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से बायोमोलिक्यूल बनता है तो उसको मेटाबोलाइट भी कह सकते हैं। तो याद रखें कि बायोमोलिक्यूल्स को हम मेटाबोलाइट्स भी कह सकते हैं बिकॉज दे आर प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ये पहले हम लोग डिफाइन कर रहे हैं व्हाट आर मेटाबोलाइट्स, चाहे वो प्राइमरी मेटाबोलाइट हो चाहे वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो। ठीक है, तो यहां ध्यान रखेंगे मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। मेटाबोलाइट्स आर बायोमोलिक्यूल्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और व्हाई बायोमोलिक्यूल्स आर कॉल्ड मेटाबोलाइट्स, बिकॉज दे आर प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो यहां मेंशन कर लेंगे कि biomolecules are also called metabolites because they are product of metabolism। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो उनको मेटाबोलाइट भी कह सकते हैं क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी तक हम जितने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े हैं जैसे लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक, शुगर, और आगे चल करके प्रोटीन्स पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट है। तो इनको प्राइमरी मेटाबोलाइट कहा जाता है और ये किसी भी सेल के जिंदा रहने के लिए जरूरी है, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो या फंजाई या माइक्रो हो। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ये ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनके बिना सेल जिंदा नहीं रह सकती। इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग सेल के सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है, चाहे वो कोई भी लिविंग सेल हो, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, फंगल सेल हो या माइक्रोबियल सेल हो। इसीलिए प्राइमरी मेटाबोलाइट एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट, फंगल और माइक्रोबियल सेल में भी पाया जाता है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट के बिना सेल जिंदा नहीं रह सकती। ये बात तो क्लियर हो गया। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग सेल। और प्राइमरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल में जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अमीनो एसिड्स हो गए, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस हो गया, ठीक है, लिपिड्स हो गए, ठीक है, लिपिड्स हो गए। तो अमीनो एसिड, नाइट्रोजनस बेस, लिपिड्स हो गए, फिर न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, न्यूक्लियोसाइड्स हो गए। मतलब अब तक जो भी हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़े हैं ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट है। प्रोटीन्स हो गए, पॉलीसैकेराइड्स हो गए, शुगर्स हो गए, सब लिख डालिए, शुगर्स हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा, पॉलीसैकेराइड हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ये सब आते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट में। मतलब जिन ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जिनके बिना सेल जिंदा नहीं रह सकती, इसीलिए वो सभी लिविंग सेल में मिलेंगे आपको। ठीक है, अब इसके बाद कुछ जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है बट सेल इनको एज अ बाई प्रोडक्ट बना देती है। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, A + B = C + D। तो मान लीजिए एक रिएक्शन हो रहा है A + B और ये दो बायोमोलिक्यूल से मिलके दो बायोमोलिक्यूल और बन रहे हैं। तो इसमें ये बायोमोलिक्यूल जो है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट हो गया और हो सकता है ये बायोमोलिक्यूल जो है वो वैसा बाई प्रोडक्ट बन रहा है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो, क्योंकि अगर ये ना भी बनता तो भी ये सेल जिंदा रहती। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं
वो सेल के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, एज अ बाई प्रोडक्ट बनते हैं और सेल इनको डिस्कार्ड कर देती है, अपने से बाहर निकाल देती है, या नहीं निकाल देती है तो वैक्यूल के अंदर या किसी भी जगह इनको स्टोर कर लेती है। ठीक है, हाँ, इंसान उनको यूज कर सकता है अपने फायदे के लिए। यानी कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ये जैसे कुछ बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो एल्कलॉइड प्रोड्यूस करते हैं, निकोटिन है, कैफीन है, या ओपियम, अफीम का नाम सुने होंगे। ठीक है, तो रबर जो निकलता है प्लांट से, लेटेक्स है, तो ये रबर क्या है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ठीक है, अफीम क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। रेजिन्स निकालते हैं प्लांट, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, गम निकलता है, गोंद निकलता है प्लांट से, तो ये सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो गम्स हो गया, रबर हो गया, रेजिन हो गया, एल्कलॉइड हो गया, फिर फ्लेवोनॉइड्स हो गए, इसेंशियल ऑयल हो गए, इनकी एक लिस्ट मैं अभी दूंगा आपको। ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ये इनमें से स्पाइसेस, जो मसाले हम यूज करते हैं, खासकर हींग का नाम सुने होंगे। हींग जो है एक पर्टिकुलर प्लांट के रूट से रेजिन के फॉर्म में निकलता है, वो रूट से निकलता है हींग। फेरुला एसाफोइटिडा प्लांट का नाम है, हालांकि एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है। इकोनॉमिक बॉटनी में जब आप पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो वैसे ही मैं बताता हूँ हींग क्या होता है, जो अक्सर दाल में डाला जाता है। पेट जब गड़ता है तो माता लोग जो है अपने बच्चों को दूध में या थोड़ा सा चम्मच में दूध लेती है, उसमें हींग रगड़ करके उसको पिला देते हैं, तो गैस बनना बंद हो जाता है। तो हींग का इस्तेमाल भी इसीलिए किया जाता है मसाले के रूप में। और हींग क्या है, रूट से निकलता है, रूट का रेजिन है। और किस प्लांट के रूट का रेजिन है, फेरुला एसाफोइटिडा। ठीक है, तो बहरहाल नाम ना भी याद रहे तो चलेगा। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो अगर हींग प्लांट खुद ना बनाए, ये हींग उस प्लांट के, जिस प्लांट में बन रहा है उसके लिए जरूरी थोड़ी ना है, ये एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है और इसको वो निकाल देता है। रबर एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है, इसको वो निकाल देता है। गम एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है, इसको वो निकाल देता है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग सेल, जिस सेल में बनते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ये नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ सेल। जब सेल बोल रहे हैं तो लिविंग सेल कहने का मतलब है। प्रोड्यूस्ड एज बाई प्रोडक्ट। और ये प्लांट सेल या फंगल सेल या माइक्रोबियल सेल इनको अपने शरीर के, अपने सेल के बाहर निकाल देती है, क्योंकि सेल के अंदर इनकी जरूरत ही नहीं है, या अंदर ही किसी कोने में इनको स्टोर करके रखती है। ये जो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या है, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। बहुत सारे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स सिक्रीट करते हैं, जो कि दूसरे बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन ये एंटीबायोटिक्स तो माइक्रोबियल सेल में बनते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स फंगल सेल में बनते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल सेल में बनते हैं, और ये बना करके उनको अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और ये एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरियल सेल के अंदर कोई काम थोड़ी ना करते कि वो इसेंशियल माने जाएं, जिसके वजह से वो माइक्रोबियल सेल जिंदा है। ठीक है, वो जब शरीर से बाहर निकलेंगे तो दूसरे बैक्टीरिया को मार देंगे, जो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के प्रति सेंसिटिव होगा। तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन ये एनिमल्स में नहीं देखा जाता है, ये किसमें देखा जाता है, प्लांट, फंजाई और माइक्रोब्स में। अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो यही समझ में आएगा। तो उसने बांट दिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में। एक ग्रुप वो है जो सिर्फ प्राइमरी मेटाबोलाइट बनाता है, और दूसरा ग्रुप वो है जो प्राइमरी मेटाबोलाइट के साथ साथ सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी बनाता है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से होते हैं उनकी लिस्टिंग हम आपको देते हैं, एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिया होगा। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे पिगमेंट्स का जिक्र है, पिगमेंट्स का जिक्र है। तो बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट्स में बनते हैं, जिनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। ये अगर ना भी बने तो ऐसा नहीं कि प्लांट मर जाएगा। हाँ, इनके रहने से कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाए वो अलग बात है। आपके घर में एक कार है, रहने वाले 2 लोग हैं, तो एक कार में भी 2 लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर एक कार और आप खरीद कर ले आकर रख दीजिए, दूसरे तरह की कुछ डिजाइनर कार, तो तब भी 2 ही लोग हैं। तो अननेसेसरी चीजें हैं, वो शौक के लिए आप लेके आते हैं। तो प्लांट में कोई शौक नहीं है, लेकिन ये चीज बाई प्रोडक्ट के रूप में बनती है, रोक नहीं सकता उसको बनने से, तो फिर निकाल देता है या फिर रखे रहता है, और उसके अंदर रहने से कुछ फायदा ही दे जाता है वो।
कुछ बेनिफिट दे जाता है, अंतर ये है। तो वो नुकसान नहीं करेगा उस प्लांट में जिसके लिए वो जो प्लांट इनको बना रहा है, बट उसके बिना भी प्लांट सेल जिंदा रहेगी या माइक्रोबियल सेल जिंदा रहेगी या फंगल सेल जिंदा रहेगी। ये कहने का मतलब है सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज नॉट हार्मफुल फॉर द प्लांट। बन रहा है, हाँ कुछ एडवांटेज दे सकता है, लेकिन अगर वो ना रहे तो भी सेल जिंदा रहेगी, इसेंशियल नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो पिगमेंट्स में एंथोसाइनिन है, एंथोसाइनिन पिगमेंट है, ठीक। उसके बाद कैरोटिनॉइड्स हैं, कैरोटिनॉइड पिगमेंट हो गया, एंथोसाइनिन पिगमेंट हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एग्जांपल हो गया। उसके बाद दूसरा है एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको अगर आप टेस्ट करेंगे तो वो कड़वे होंगे और इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ये मतलब टेक्निकल डेफिनेशन है। व्हाट आर एल्केलॉइड्स? तो एल्केलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है। तो प्लांट्स में ऐसे तमाम एल्केलॉइड्स बनते हैं, तो इनको आप मेंशन कर लेंगे, जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है, मॉर्फिन हो गया और कोडीन आप ध्यान रख लेंगे। तो मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया। ये अफीम का जो पेड़ होता है उसके अंदर बनते हैं। अफीम ओपियम या पॉपी प्लांट को बोलते हैं, और उसका जो फ्रूट होता है कैप्सूल, उससे एक लेटेक्स निकलता है, उसी लेटेक्स के अंदर ये मॉर्फिन और कोडीन पाया जाता है, जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। और हमने बोला है कि ज्यादातर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को इंसान यूज करता है अपने फायदे के लिए। तो आप यहाँ मेंशन कर लेंगे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर यूज्ड बाय ह्यूमन, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं यूज्ड बाय ह्यूमंस, यूज्ड बाय ह्यूमंस। तो प्लांट इनको बनाते हैं, माइक्रोब इनको बनाते हैं, फंजाई को बनाते हैं, और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट उनके लिए एसेंशियल नहीं है, लेकिन ह्यूमन इनको यूज करता है अपने फायदे के लिए। उसके बाद तीसरा जो मेटाबोलाइट होता है टर्पिनॉइड्स होते हैं। तीसरा जो मेटाबोलाइट होगा उसको बोलेंगे टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स होंगे, उसमें मोनोटर्पीन्स, ट्राइटर्पीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। मोनोटर्पीन्स हो गया, डाइटर्पीन्स हो गए, ये सब होते हैं कंपाउंड। तो मोनोटर्पीन्स हो गया, डाइटर्पीन्स हो गया, एनसीईआरटी बुक में इसी का जिक्र है। ऐसे ट्राइटर्पीन्स होता है, ठीक है। मैं ट्राइटर्पीन्स भी लिख देता हूँ, ट्राइटर्पीन्स भी लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी एक एग्जांपल इसका देने जा रहा हूँ। जो ट्राइटर्पीन्स होते हैं वो खासकर आप देखोगे करेला जब खाते हैं तो कड़वा लगता है कि नहीं? करेला बहुत लोगों को नहीं पसंद है। तो करेला में जो कड़वापन होता है, या खीरा, कई बार आप देखते होंगे खीरा जब खाते हैं तो खीरा भी कई बार कड़वा हो जाता है। इसलिए किनारे, खीरे के जो दोनों किनारे होते हैं, खीरे का जो फल होता है उसके दोनों किनारों को काट करके चाकू से, नमक से फिर लगा करके फिर घिसते हैं, तो देखिए सफ़ेद सफ़ेद रंग का कुछ पदार्थ निकलता है, कुछ प्रेसिपिटेट आता है। वो क्या है? वो जो कड़वापन वाला एजेंट है, वो ट्राइटरपाइन्स, वो निकलते हैं नमक से रिएक्ट करके। तो जो बिटरनेस ऑफ कुकुरबिट्स होते हैं, करेला कुकुरबिटेसी फैमिली का मेंबर है, खीरा कुकुरबिटेसी फैमिली का मेंबर है। तो खीरा हो गया, करेला हो गया, तो कुछ कुकुरबिट्स जो हैं वो कड़वे होते हैं, और उनमें जो कड़वापन आता है वो इसलिए आता है कि उनमें एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनता है जिसका नाम है ट्राइटरपीन्स, ठीक है। तो ट्राइटरपीन्स का एक एग्जाम्पल हमने दे दिया कि ये खीरे और करेले में यानी कुकुरबिट्स में पाए जाते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ट्राइटरपीन्स जो है ये बिटरनेस ऑफ कुकुरबिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो कुकुरबिट्स कड़वे लगेंगे वो इसी वजह से लगते हैं। तो पिगमेंट का एग्जांपल हो गया, एल्कलॉइड्स का एग्जांपल हो गया, टर्पिनॉइड्स का एग्जांपल हो गया। यहाँ पर वही एग्जांपल्स मेंशन किए जा रहे हैं जो एनसीईआरटी बुक में लिखे गए हैं। उसके बाद चौथा जो ग्रुप है वो इसेंशियल ऑयल का है। इसेंशियल ऑयल जो प्लांट बनाते हैं वो वोलेटाइल ऑयल होते हैं, और वो आसानी से वो सुगंध के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता है, परफ्यूम बनाने में उनका इंसान यूज करता है। तो आप इसको मेंशन कर लेंगे इसेंशियल ऑयल का। लेमन ग्रास ऑयल, एनसीईआरटी बुक में इसका एग्जांपल दिया होगा, लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है। ये हो गया एसेंशियल ऑयल। इसके बाद टॉक्सिन्स, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको टॉक्सिन्स के रूप में इंसान यूज करता है। एब्रीन है, रिसीन है, तो ये आप मेंशन कर लेंगे। तो एब्रीन और रिसीन, ठीक है, एब्रीन एंड रिसीन आप ये मेंशन कर लेंगे।
रिसीन हो गया। यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि एवरीन और रिसीन ये दो टॉक्सिन्स के रूप में फेमस है, ये दो कंपाउंड, और ये दोनों प्लांट से निकलते हैं। आप पता नहीं प्लांट का नाम सुने होंगे, रत्ती, रत्ती नाम का प्लांट होता है, एब्रस प्रिकेटोरियस, लिखना नहीं है बस आप इसको सुन लीजिए, एब्रस प्रिकेटोरियस, रत्ती। और इसका सीड बहुत छोटा छोटा होता है। इसको सोनार जो है वो सोना तौलने के लिए यूज करता है। तो एक यूनिट सोने की होती है रत्ती, एक रत्ती, दो रत्ती सोना, तीन रत्ती सोना। तो ज्वेलर्स जानते हैं रत्ती का मतलब क्या होता है, सोनार लोग जानते हैं रत्ती का मतलब क्या है, क्योंकि रत्ती का बीज वो इस्तेमाल करते हैं सोने को तौलने के लिए। तो एक वेट का यूनिट है रत्ती, और प्लांट का नाम भी है रत्ती। तो उस रत्ती का जो प्लांट होता है उसके सीड में जहर होता है, एवरीन। रत्ती अगर खा लेंगे तो उसके अंदर जहर है, एवरीन, वो प्लांट बना रहा है एज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट। उसी तरह से रिसीन, रिसीन जो होता है अरंडी का सीड होता है, अरंडी, अरंडी नाम का प्लांट होता है, कैस्टर प्लांट, कैस्टर प्लांट, उसमें रिसीन नाम का ये टॉक्सिन बनता है, ठीक है, जो कि उस प्लांट के लिए इसेंशियल नहीं है, इसलिए बना करके वो स्टोर कर लेता है, और इंसान फिर इसमें से रिसीन निकाल के, एवरीन निकाल के जहां जरूरत है वहां इस्तेमाल करता है। तो आप देखेंगे पिगमेंट, अल्कलॉइड, टर्पेनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन्स, ये हो गया। इसके बाद फिर है लैक्टिन्स, यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, तो छठवां जो हो जाएगा वो लैक्टिन्स हो जाएगा। लैक्टिन्स में कॉन्कैनावेलिन का नाम याद रखेंगे। लैक्टिन्स एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड होते हैं, केमिस्ट्री में हायर क्लासेस में आपको बताया जाएगा, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। कॉन्कैनावेलिन, कॉन्कैनावेलिन ए, कॉन्कैनावेलिन ए, और इसका इस्तेमाल तमाम तरह के पैथोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस में होता है, जांच करने में इस केमिकल का इस्तेमाल होता है। उसके बाद ड्रग्स के रूप में भी आप ध्यान रखेंगे, इंसान ड्रग्स के रूप में भी कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट को यूज करता है ड्रग्स के रूप में, ठीक है। तो ड्रग्स में हल्दी आप यूज करते हैं, कुरकुमीन ध्यान रखेंगे, ठीक है, और विनब्लास्टिन, विनब्लास्टिन का इस्तेमाल करते हैं ड्रग्स के रूप में, ठीक है, विनब्लास्टिन का इस्तेमाल करेंगे, और कुरकुमीन का इस्तेमाल करेंगे, कुरक्यूमीन। कुरक्यूमीन जो है ये हल्दी में पाया जाता है, हल्दी का पेड़ होता है तो उसमें कुरक्यूमीन मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, कुरक्यूमीन हो गया, विनब्लास्टिन हो गया, ये ड्रग के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके बाद पॉलीमेरिक सब्सटेंस, जो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बने हुए हैं, या किसी दूसरे मोनोमरिक यूनिट से मिलकर बने हुए, जैसे सेलुलोज, सेलुलोज भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। आप कहेंगे अरे प्लांट सेल में सेलुलोज ना हो तो प्लांट सेल जिंदा क्यों नहीं रहेगी? जिंदा कैसे रहेगी? रहेगी ना। सेल वॉल एक लग्जरी है, प्लांट के को प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ना रहे, सेल वॉल हटा दीजिए तो प्लांट सेल मर थोड़ी ना जाएगी, वो तो बाहर एक एक्स्ट्रा, जैसे आपके घर के बाहर दीवार है, दीवार हटा दीजिए तो आप मर थोड़ी ना जाएंगे घर के दीवार के बिना, तो वो एक लग्जरी है समझिए। तो पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में लिख लेंगे 8वां, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल आ जाएगा वो हो जाएगा सेलुलोज, सेलुलोज भी हो गया। गम जो होते हैं वो पॉलीमरिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। रेजिन पॉलीमरिक, रबर हो गया पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में, तो रबर हो गया, उसके बाद गम हो गया, गम्स, रबर्स, सेलुलोज, ये सब एग्जांपल आप मेंशन कर देंगे। तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्लांट के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट मतलब जिस प्लांट में बन रहा है, रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है ना, प्रोसेसेस इन होस्ट प्लांट, ठीक है। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो होस्ट प्लांट के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए जरूरी नहीं होते। हम लोग बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, खासकर ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स, उनको मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं।
और एक ग्रुप को जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है उसको माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, या इसी को सिंपली बायोमोलिक्यूल कहा जाता है। और जो दूसरा ग्रुप होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 10,000 डाल्टन के आसपास होता है उसको हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं या मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो आइए इस चीज को आप मेंशन करें। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होंगे, और जब हम केमिकल कंपाउंड कहते हैं तो यहां पर कहने का सेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनको दो कैटेगरी में रखा जाता है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा इट इज लेस देन 1000 डाल्टन, 1000 डाल्टन। डीए उसका एब्रिवेटेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म है डाल्टन। और कुछ का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो लगभग 10,000 डाल्टन के आसपास होता है, तो 10,000 डाल्टन के आसपास होता है। ठीक, तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10 डाल्टन होता है, लेस देन 1000 डाल्टन होता है, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 10,000 डाल्टन के आसपास होता है। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है उनको माइक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, और इन्हीं को ही बायोमोलिक्यूल टर्म दिया जाता है। मतलब एनसीईआरटी बुक यही लिखती है कि इन्हीं को जो हम बायोमोलिक्यूल वर्ड हम यूज करते हैं वो बेसिकली माइक्रोमोलिक्यूल के लिए यूज करते हैं। अब यहां पर उसने जाके अपनी चीजों को स्पष्ट किया है। यानी हम जब बायोमोलिक्यूल टर्म यूज कर रहे हैं तो इन जनरल हम कोई भी चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सेल के अंदर बन रही है उसको बायोमोलिक्यूल कह देंगे, ये भी सही है। लेकिन मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में जब मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड का 1000 डाल्टन से कम होगा तो सिंपली बायोमोलिक्यूल उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो माइक्रोमोलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल टर्म उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए आएगा, उस केमिकल कंपाउंड के लिए आएगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन होगा। जब यहाँ केमिकल कंपाउंड हम कहते हैं तो सेंस क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और जिन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा होगा उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स या बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स या इनको बायो यहां भी लगा है, बायो यहां भी लगा है, तो यहां बायो मैक्रो लगा देंगे, बस बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाएगा। तो अब देखिए मजेदार चीज, बायोमोलिक्यूल और बायोमैक्रोमोलिक्यूल अब दो अलग अलग टर्म हो गए। बायोमैक्रोमोलिक्यूल मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन के आसपास है, और बायोमोलिक्यूल मतलब माइक्रोमोलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम है। ठीक है, और जनरली 1000 डाल्टन से कम जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको जब और अंदर जाएंगे तो एनसीईआरटी बुक ने ये भी लिखा है कि ये जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये रेंज करता है 18 डाल्टन से लेके 800 डाल्टन के बीच में, यानी इन द रेंज ऑफ 18 to 800 डाल्टन, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जब हम याद करिए शुरू में जब हमने एक टिश्यू को लिया, ग्राइंड किया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड सोल्यूशन में और स्लरी बनाया, लुगदी बनाया, और उसके बाद उसको जब फिल्टर किया तो हमको दो फ्रैक्शन मिले, रेटेंटेट मिला और फिल्ट्रेट मिला। रिटेंटेट मतलब जो एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन था, और फिल्ट्रेट मतलब जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन था। तो जो एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन है वो ये है, उसमें इस तरह के कंपाउंड मिलेंगे, और एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन वो ये है, इसमें इस तरह के कंपाउंड मिलेंगे। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये वाले जो कंपाउंड होंगे प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है,
ये वाले जो कंपाउंड होंगे ये कहां मौजूद होंगे? प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में ये मौजूद रहेंगे। और जो बायोमोलिक्यूल या माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इनमें ध्यान रखेंगे कि ये ज्यादातर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बनाते हैं, यानी साइटोप्लाज्म में ज्यादातर ये ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज इसमें यहां पर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो लिपिड है, लिपिड अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट आप देखें तो एक्सेप्शन है लिपिड, एक्सेप्शन है लिपिड, तो डिफिनीशन के हिसाब से लिपिड जो है वो एक इज नॉट अ मैक्रो मॉलिक्यूल। तो लिपिड क्यों एक्सेप्शन है? इट इज प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाता है, ठीक है ना। बट इट इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि हम तो यहाँ ये लिख रहे हैं कि जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो किस फ्रैक्शन में होते हैं? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। और जो माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में होते हैं। लिपिड इस चीज का एक्सेप्शन है, लिपिड इज एक्सेप्शन टू दिस, क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक, बट इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल। मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। तो अब सवाल आता है, देन व्हाई इट इज प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन? Then why it is present in acid insoluble fraction? ये क्यों एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मौजूद है? सवाल आता है। लिपिड जो है वो क्यों एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मौजूद रहता है? क्योंकि एसिड एक्चुअली पानी में है, तो पानी में लिपिड जनरली सॉल्युबल नहीं होते। तो एक तो रीजन ये हो गया, जो एनसीईआरटी में तुमने लिखा है लिपिड इज वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। लिपिड जो होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो लिपिड इज वाटर इनसॉल्युबल, ये ध्यान रखेंगे, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता लिपिड। और एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन का दूसरा मतलब वाटर सॉल्युबल फ्रैक्शन भी है, ठीक है, क्योंकि एसिड डालने से सॉल्युबिलिटी पर थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ ही जाता है। दूसरा रीजन है जो कि एनसीईआरटी बुक उसको मेंशन करती है, लिपिड अलग से पाए जाने के साथ साथ ये बहुत सारे मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का भी पार्ट होता है। लिपिड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के साथ साथ लिपिड इज ऑल्सो present in cell membrane and other membranes. Other membrane कहने का मतलब क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी की मेम्ब्रेन, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन। आखिर ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके मेम्ब्रेन में भी तो लिपिड होगा, सेल मेम्ब्रेन में भी लिपिड है और ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन में भी लिपिड है। तो ये लिपिड भी आसानी से एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में नहीं आता, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि लिपिड इज आल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, लिपिड इज आल्सो प्रेजेंट इन अदर मेम्ब्रेन्स, ठीक है, along with इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के साथ साथ तो मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है, और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है लिपिड की वो बहुत कम होती है, बहुत कम मात्रा में इंडिपेंडेंटली पाया जाता है, और जो पाया जाता है वो भी वाटर में क्या है, सॉल्युबल नहीं है। तो कहां से एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में आएगा? वहीं रह गया, मैक्रोमोलिक्यूल के साथ ही रह गया, माइक्रोमोलिक्यूल होने के बावजूद सॉल्युबिलिटी के आधार पर। और दूसरा कि जो ज्यादा पोर्शन लिपिड का है वो मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, चाहे ऑर्गेनल का मेम्ब्रेन हो या सेल मेम्ब्रेन हो, ठीक। और जब हम सेल का ग्राइंड करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स में टूटती है। तो सेल मेम्ब्रेन या कोई भी मेम्ब्रेन या जो ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन होती है, ऑर्गेनल की जो मेम्ब्रेन होती है वो फ्रैगमेंट्स में टूटती है, फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है, उसे फ्रैगमेंट्स बनते हैं ग्राइंडिंग करने पर, और ये फ्रैगमेंट से वेसिकल्स बनते हैं, ठीक है ना। ये इससे क्या बनते हैं? वेसिकल्स बनते हैं। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन,
ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट गई, ठीक है, फ्रैगमेंट्स में टूट गई, और फिर इन्हीं से ये वेसाइकल्स बन गए। और ये वेसाइकल्स पानी में तो आ नहीं सकते क्योंकि इनका ये इतने छोटे नहीं हो पाते हैं वेसाइकल्स, और इन्हीं वेसाइकल्स के अंदर लिपिड मौजूद रहते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो लिपिड है वो इन्हीं वेसाइकल्स के अंदर मौजूद रहते हैं। दीज वेसाइकल्स रिटेन लिपिड, और अपने अंदर ये वेसाइकल्स लिपिड को रिटेन रखते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन का पार्ट ये जो रेड डॉट में बना रहा हूं ये लिपिड है। तो लिपिड्स आर रिटेन इन वेसिकल्स, और इस वजह से वो छन के नीचे एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में नहीं आ पाते। तो याद रखें कि लिपिड क्यों मैक्रोमोलेक्यूल के साथ रह जाते हैं, क्योंकि जो लिपिड इंडिपेंडेंट रूप से पाए जाते हैं सेल के अंदर, वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो वो वाटर जहां जाएगा वहां नहीं जाएंगे। तो जब एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में वाटर भी तो आ रहा है ना, तो लिपिड छोड़ देगा उस फ्रैक्शन को, वो रिटेंटेट में रह जाएगा। और दूसरा, लिपिड का ज्यादातर पोर्शन वो मेम्ब्रेन का हिस्सा है, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो या ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन हो। और जब हम सेल को ग्राइंड करेंगे तो मेम्ब्रेन भी पूरी तरह से नहीं टूट पाती है, मेम्ब्रेन टूटेगी फ्रैगमेंट्स में, तो फ्रैगमेंट्स भी फाइनली अपने केमिकल कंपोनेंट में नहीं टूट पाते हैं, सेपरेशन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, और ये मेम्ब्रेन फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेसाइकल्स में, गोल गोल पाउचेस में, और वो पाउचेस भी रह जाते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। तो उस पाउचेस के अंदर जो लिपिड है वो भी तो रह जाएगा उधर ही। तो यही चीज एनसीईआरटी बुक मेंशन करती है कि देखिए भाई, लिपिड जो है वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जरूर जाता है मैक्रोमोलेक्यूल के साथ में, लेकिन ये मैक्रोमोलेक्यूल नहीं होता है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। अब हम लोग एवरेज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन और एसिड सॉल्युबल पूल में जो जो बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाएंगे और लिपिड पाया जाएगा, और एसिड सॉल्युबल पूल में बायोमोलिक्यूल्स पाए जाएंगे, मतलब माइक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाएंगे। माइक्रोमोलिक्यूल को ही कौन सा टर्म दिया है एनसीईआरटी बुक ने, बायोमोलिक्यूल टर्म। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दोनों ही कंपोनेंट में, वो सभी मिल करके इंटायर सेल को बनाते हैं। हाँ, साइटोप्लाज्म में आपको रफली क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा माइक्रोमोलिक्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है, जो एसिड सॉल्युबल पूल में मौजूद है। बट एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो चीज है वो भी तो सेल से ही आया है। तो एक सेल या एक टिश्यू या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कंप्लीट केमिकल कंपोजिशन होता है वो इन दोनों से ही बनता है। एसिड सॉल्युबल पूल में जो मौजूद बायोमोलिक्यूल्स है और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो मौजूद बायोमोलिक्यूल्स है उनसे मिल करके बनता है, ठीक है। तो आइए देखें कि एक सेल का एवरेज कंपोजिशन क्या है। तो एवरेज, ये ध्यान रखिएगा, एवरेज कंपोजिशन है, एवरेज कंपोजिशन ऑफ अ सेल, ठीक। तो एक सेल का जो एवरेज कंपोजिशन होगा उसमें सबसे पहले वाटर आप लिखेंगे, क्योंकि ये हम फ्रेश वेट की बात कर रहे हैं। ड्राई वेट पहले ही बता चुके हैं, पानी उड़ा देंगे तो ड्राई वेट हो जाएगा। तो एक सेल में वाटर सबसे ज्यादा होता है, तो 70 से 80%। और ये जो परसेंटेज दिया गया है, दिस इज परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम नहीं है, परसेंटेज बाय सेलुलर मास। तो यहां जो परसेंट दिया जा रहा है, परसेंटेज ऑफ सेलुलर, टोटल सेलुलर मास का कितना परसेंट, वेट का, तो परसेंटेज बाय वेट है एक तरह से, जिसको एनसीईआरटी बुक ने सेलुलर मास लिखा हुआ है, ठीक है। यानी हम एक सेल को तौल लिए और तौलने के बाद फिर उसमें देख रहे हैं पानी निकाले और पानी कितना है, वेट बाय वेट। तो टोटल वेट का 70 से 80% पानी का वजन है, ठीक। तो ये परसेंटेज बाय वेट है। तो वाटर कितना हो गया, 70 से 80%। उसके बाद प्रोटीन्स आता है दूसरे नंबर पर। प्रोटीन्स है वो 10 से 15% होता है। तो प्रोटीन का जो वेट होगा वो 10 से 15% होगा। और उसके बाद फिर आता है कार्बोहाइड्रेट 3%। जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है मैं वो बता रहा हूं।
कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3% हो गया। फिर लिपिड आता है 2%, ठीक है, तो लिपिड आप मेंशन कर लेंगे 2%, लिपिड जो है वो 2% होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, डीएनए आता है न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, 5 से 7%। और फिर ये तो हो गए इसमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है ना। इन्हीं को बायोमोलिक्यूल कह लीजिए, माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, इसी में सब आ गए, ठीक है। तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। वाटर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है ना, वाटर तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और फिर आयंस लिख लेंगे, आयंस 1%, आयरन जो होते हैं वो 1% होते हैं। तो ये एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल है। इसमें ध्यान रखेंगे वाटर इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, आयन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, तो एक सेल का ये एवरेज कंपोजिशन हो गया। फिर से सुन लीजिए कि वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला केमिकल कौन सा है? वाटर। ये किसी भी सेल की बात की जा रही है, आप देखिए ना, वाटर 70 से 80%, काफी ज्यादा है परसेंटेज बाय वेट। तो वाटर के बारे में क्या आप लिखेंगे? वाटर इज द मोस्ट abundant chemical, so water is the most abundant chemical in living organisms, in living organisms. Water is the most abundant chemical in living organisms. हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन एक लीनियर चेन होता है अमीनो एसिड का, और अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर, इसीलिए प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन इज अ लीनियर चेन ऑफ, एनसीईआरटी बुक में लिखा है लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक। और in which amino acids are linked by, in which amino acids are linked by, आपस में जुड़े रहते हैं, linked by peptide bonds, peptide bond से जुड़े रहते हैं। तो अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो मान लीजिए ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है, ये चौथा अमीनो एसिड है। ऐसे अमीनो एसिड की एक लंबी चेन, ये डॉट लाइन बताता है कि चेन काफी लंबी है, ये ही प्रोटीन होते हैं। तो ये सब अमीनो एसिड है, ठीक है, अमीनो एसिड है। और इन अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। आगे पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर बताया जाएगा, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये सब का भी पोर्शन है अभी आगे। तो फिलहाल अभी ये जानिए कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन इज अ लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड इन विच अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो जब कोई मॉलिक्यूल बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है तो उसको पॉलीमर बोलते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, सो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो एक तो आपने ये डेफिनेशन लिख दिया, एक लिख देंगे प्रोटीन is the polymer of amino acids। ये अमीनो एसिड का सिंबल है। तो प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है, कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। जैसे पॉलीसैकेराइड पॉलीमर है किसका? मोनोसैकेराइड का। ग्लूकोज कई सारे मिलकर के पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। उसी तरह से प्रोटीन को बनाने में बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़े रहते हैं, किस बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से। एक पेप्टाइड बॉन्ड है, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड है, तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड है, चौथा पेप्टाइड बॉन्ड है। अब बताइए यहाँ केवल एक ही पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है कि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहे हैं? तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहे हैं। तो प्रोटीन में एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा कि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, इसीलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाने की वजह से प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। तो एक और डेफिनेशन प्रोटीन का होता है, प्रोटीन्स आर
पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्योंकि इट कंटेन्स मेनी पेप्टाइड बॉन्ड, बिकॉज इट कंटेन्स मेनी पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनको पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब एक प्रोटीन जो हमारे बॉडी में पाई जाती है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाई जाती है, उसमें कितने तरह के अमीनो एसिड होते हैं? पहले भी अमीनो एसिड जब पढ़ाए थे तो वहां पर डिस्कस किए थे, 21 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। तो प्रोटीन कंटेन्स 21 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन में 21 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो प्रोटीन कंटेन 21 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, 21 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, और इन्हीं में से आपको तमाम अमीनो एसिड के नाम पहले भी बताए जा चुके हैं। और जैसे ग्लाइसिन है, एलेनिन है, ट्रिप्टोफान है, फिनाइल एलेनिन है, वैलिन है, ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, टायरोसिन है, ठीक है, प्रोलीन है। तो इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड जो है जो प्रोटीन निर्माण में हिस्सा लेते हैं। उनमें से कुछ का नाम लिख सकते हैं कि जो 21 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सारा का नाम भी आप याद कर सकते हैं, उसमें से कुछ का नाम भी याद कर सकते हैं। तो कुछ का नाम याद कर लीजिए। ग्लाइसिन है, ठीक, एलेनिन का नाम याद रख लेंगे, ठीक, ट्रिप्टोफान है, ट्रिप्टोफान, ठीक, टायरोसिन है, टायरोसिन, ठीक। उसके बाद वैलिन का नाम याद रख लेंगे, वैलिन है, फिर सिस्टीन। तो ये सब चीज आपको आगे काम आएगी। सिस्टीन का नाम याद रख लेंगे। फिनाइल एलेनिन का नाम याद रख लीजिएगा, फिनाइल एलेनिन। पूछ देगा क्या है ये, शुगर है कि अमीनो एसिड है कि लिपिड है, तो कम से कम याद तो रहेगा कि हाँ ये अमीनो एसिड के नाम है, ठीक है। और उसके बाद और भी है, प्रोलीन है, ठीक है, तो सेरीन है, ये सब तमाम एग्जाम्पल्स हैं, एक्सेट्रा। ऐसे 21 अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं। और एक प्रोटीन में अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? हजारों में हो सकती है, 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। 1000 अमीनो एसिड मिलकर के एक प्रोटीन बना सकते हैं। तो बड़ी लंबी लंबी चेन्स होती हैं। हाँ, और हर प्रोटीन में आपको ये 21 अमीनो एसिड्स मिलेंगे, ठीक है ना। हो सकता है ये ग्लाइसिन हो, ये एलेनिन हो, फिर ग्लाइसिन आ जाए, फिर ग्लाइसिन आ जाए, फिर ट्रिप्टोफान आ जाए। तो अमीनो एसिड जो 21 टाइप्स के हैं वो रिपीट फॉर्म में भी मिलते हैं आपको, ठीक है ना, मिलेंगे भी। क्योंकि अगर 1000 अमीनो एसिड एक प्रोटीन में है और कुल अमीनो एसिड की संख्या 21 ही होती है तरीके की, तो 21 टाइप्स के होते हैं, तो 1000 में आपको 21 टाइप्स के सब दिखेंगे। लेकिन उसमें से किसी की 4 कॉपी होगी, किसी की 8 कॉपी होगी, किसी की 2 ही कॉपी होगी। उनका सीक्वेंस भी फिक्स होता है। एक पर्टिकुलर प्रोटीन में एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी क्या रहता है? फिक्स रहता है। अब आप पढ़ोगे पेप्सिन, पेप्सिन एक एंजाइम है ना, वो भी प्रोटीन है। तो पेप्सिन में अमीनो एसिड का नंबर और पहला कौन है, दूसरा कौन रहेगा, तीसरा कौन रहेगा, चौथा कौन रहेगा, वो भी फिक्स रहेगा। हर प्रोटीन का अपना खुद का अमीनो एसिड का नंबर और अमीनो एसिड का सीक्वेंस फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये ध्यान रखेंगे। इसलिए 2 प्रोटीन अलग अलग आपस में मैच नहीं करती हैं, जबकि उनमें सेम टाइप ऑफ अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है जो आंत में निकलता है, आंत की दीवार से, ठीक है ना। आंत की दीवार कहने का मतलब होता है, मतलब ट्रिप्सिन एक्चुअली पैंक्रियाटिक जूस में होता है, और पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज में बनता है, और वहां से ट्रिप्सिन एंजाइम आता है, और गलती से आंत की दीवार निकल गया, इंटेस्टाइनल जूस निकलता है आंत की दीवार से। तो ट्रिप्सिन जो है वो पैंक्रियाटिक जूस में रहता है और वहां से आता है बन करके इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव एंजाइम। और पेप्सिन जो है वो गैस्ट्रिक जूस में होता है, स्टमक की वॉल से निकलता है। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों ही एंजाइम है, मतलब दोनों ही प्रोटीन्स हैं। इसमें अमीनो एसिड 21 टाइप्स के वही होंगे, तो इसमें 21 टाइप्स के अमीनो एसिड होंगे। लेकिन फिर अंतर कैसे हो गया दोनों प्रोटीन में? अमीनो एसिड की नंबर का अंतर है। हो सकता है एक में 150, एक में 100 ही हो। और सीक्वेंस का अंतर है, पहला अमीनो एसिड उसमें कुछ और होगा, पहला कुछ और, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन अमीनो एसिड के सीक्वेंस में डिफरेंस होगा। सो
प्रोटीन एक दूसरे से डिफर करती हैं इन नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, लेकिन टोटल टाइप ऑफ अमीनो एसिड दोनों में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो वही कहने का मतलब है कि कोई भी प्रोटीन होगी उसमें कितने तरह के अमीनो एसिड होंगे, 21 टाइप्स के अमीनो एसिड होंगे। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि हमने बताया कि प्रोटीन ये पॉलीमर है और इस पॉलीमर में क्या एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, सारे अमीनो एसिड एक ही तरह के हैं? नहीं, एक ग्लाइसिन होगा तो एक मान लीजिए एलानिन होगा, ऐसे करके अलग अलग अमीनो एसिड होंगे। तो इसीलिए जो प्रोटीन्स होते हैं वो हेटेरोपॉलीमर होते हैं, हेटेरोपॉलीमर होते हैं, क्योंकि इसमें मोर देन वन टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है, मोर देन वन टाइप्स ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स, मोनोमेरिक यूनिट्स। तो हेटेरोपॉलीमर वो पॉलीमर्स होते हैं जिनके निर्माण में एक से ज्यादा तरह के मोनोमेरिक यूनिट्स हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, रिपीटिंग यूनिट्स, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट कहिए या रिपीटिंग यूनिट्स कहिए, बात एक ही है, ठीक है, रिपीटिंग यूनिट्स। जबकि होमोपॉलीमर क्या होते हैं, एक ही तरह के मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं। होमोपॉलीमर क्या होते हैं, होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं, होमोपॉलीमर्स जो होते हैं ऐसे पॉलीमर्स होते हैं, polymers having more than one type of monomeric unit or repeating unit is called heteropolymer. Homopolymer क्या होते हैं, polymers having only one type of monomeric unit, monomeric या repeating unit, रिपीटिंग यूनिट। जैसे स्टार्च है, अब जैसे होमोपॉलीमर का एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो स्टार्च है। स्टार्च के निर्माण में, स्टार्च भी चेन है, लेकिन स्टार्च के निर्माण में सिर्फ एक ही तरह का यूनिट होता है, कौन सा, ग्लूकोज। ये भी ग्लूकोज, 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 यानी जितने भी मोनोमेरिक यूनिट होंगे सारे के सारे ग्लूकोज है। तो ये होमोपॉलीमर हो गया। स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, ये सब होमोपॉलीमर है। प्रोटीन क्या है, ये हेटेरोपॉलीमर है, क्योंकि इसमें अगर पूरे प्रोटीन के चेन को आप ऑब्जर्व करिए तो आपको 21 तरह के मोनोमेरिक यूनिट निकलेंगे उससे। तो ये होमोपॉलीमर हुआ नहीं ना, ये कौन सा पॉलीमर हुआ, हेटेरोपॉलीमर। तो आपको ये समझ में आ गया कि होमोपॉलीमर क्या होता है, हेटेरोपॉलीमर क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे कि प्रोटीन्स दो तरह की होती हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, ठीक है। प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो आप यहां मेंशन कर लेंगे जो अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन के निर्माण में, इस 21 में से ही कुछ इसेंशियल होंगे, कुछ क्या होंगे, नॉन इसेंशियल होंगे। तो अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। ये 21 जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी बात की जा रही है, क्योंकि प्रोटीन के फॉर्मेशन में जो 21 अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें कुछ इसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल होते हैं। इसी 21 में से कुछ इसेंशियल होंगे, कुछ नॉन इसेंशियल होंगे। क्या मतलब हुआ, इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते, हमारा शरीर उन अमीनो एसिड्स को नहीं बनाता है, तो इसलिए हमको इनको भोजन से लेना पड़ता है। तो अगर हमारे शरीर में प्रॉपर फूड नहीं जाएगा जिसमें वो अमीनो एसिड है, तो हमें उस अमीनो एसिड की कमी हो जाएगी। तो वी हैव टू डिपेंड ऑन फूड फॉर दैट अमीनो एसिड, वी ऑब्टेन सच अमीनो एसिड फ्रॉम फूड, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि फूड लेना इसेंशियल है इसके लिए। तो ऑब्टेन फ्रॉम फूड, not synthesized in body, not synthesized in body। तो हमको भोजन से उनको प्राप्त करना पड़ता है, वो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं इस 21 में से, तो उनको इसेंशियल अमीनो एसिड कहेंगे। आपको ध्यान रख लेंगे कि इसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं ये हमको अपने डाइट से मिलता है, यानी दीज अमीनो एसिड आर सप्लाइड बाय आवर डाइट, हमारा जो भोजन होगा उससे हमको मिलेंगे। और जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ये तो हमारे शरीर में बनते रहते हैं, हम खाने से ले या ना ले इनको, ठीक है। तो सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ये हमारे शरीर में बनते हैं, ठीक है। तो
हमको डाइट पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है इन अमीनो एसिड्स के लिए। अब हम लोग प्रोटीन्स के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसका एक टेबल दिया होगा एनसीईआरटी बुक में, उसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स जो है वो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, दे हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। प्रोटीन जो है वो न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में भी मदद करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल के अंदर जाने में या सेल से बाहर निकलने में। उसके लिए प्रोटीन पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो आपको मालूम है जो पोलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोलर सब्सटेंसेस होते हैं, उनको प्रोटीन की मदद से ही वो सेल के अंदर या सेल के बाहर आ सकते हैं। लिपिड बाइलेयर उनको नहीं जाने देगा, पोलर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स को के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है प्रोटीन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन जो है वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने में मदद करता है। बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो हार्मोन्स के रूप में काम करते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो एंजाइम्स के रूप में काम करते हैं। तो इस तरह से तमाम लंबी लिस्ट मिलेगी आपको प्रोटीन के फंक्शन को लेकर के। तो आइए कुछ फंक्शंस का हम लोग जिक्र करते हैं जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। तो प्रोटीन और फंक्शन का एग्जांपल दिया गया है, प्रोटीन और उसका फंक्शन, ठीक है। तो उसमें जो सबसे कॉमन जो चीज आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चरल एक प्रोटीन होती है जिसको कोलेजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेजन। तो कोलेजन प्रोटीन जो है वो आप पढ़े होंगे कि ये सेल के बाहर पाई जाती है, सेल के अंदर नहीं पाई जाती। तो उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है कोलेजन, तो या इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है कोलेजन। तो कोलेजन प्रोटीन, जो कोलेजन प्रोटीन है वो क्या करता है? वो इंटरसेलुलर या इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है, ग्राउंड सब्सटेंस। यानी ये सेल के अंदर नहीं पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन सेल के अंदर नहीं पाई जाती, सेल के बाहर पाई जाती है। ये सेल है, ठीक है, और सेल के बाहर एनिमल के, और खासकर कोलेजन प्रोटीन प्लांट सेल में नहीं पाई जाती, कोलेजन प्रोटीन एनिमल सेल में पाई जाती है। एनिमल टिश्यू जो आप पढ़ेंगे तो कोलेजन नाम सुनेंगे। तो ये सेल है और सेल के बाहर ये देखते हैं ग्राउंड सब्सटेंस होता है, मैट्रिक्स बोलते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस पढ़े हुए ना, तो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इसमें टिश्यू फ्लूइड भरा रहता है और इसी में कोलेजन प्रोटीन्स के फाइबर के फॉर्म में पाई जाती है। दिस इज कोलेजन। तो ये कोलेजन है, समझ में आया? तो कोलेजन सेल के अंदर नहीं पाया जाता। कोलेजन इज नॉट इंट्रासेलुलर प्रोटीन, इट इज एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन, सेल के बाहर पाया जाता है। तो इस कोलेजन मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, यानी एनिमल्स में सबसे ज्यादा एबंडेंट प्रोटीन है, ये ध्यान रखिएगा। कोलेजन किसी भी एनिमल में आपको कोलेजन जरूर मिल जाएगा, तो ये मेंशन कर लेंगे आप। कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, ये ध्यान रखेंगे। तो कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। कोलेजन is the most abundant protein in animal world, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो मतलब जंतुओं की दुनिया में कौन सी प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में देखी जाती है? तो कोलेजन, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन। तो कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, ठीक। उसके बाद जो दूसरी प्रोटीन है जिसका आपको जिक्र करना पड़ेगा, वो प्रोटीन है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन अभी हमने बताया कि एंजाइम है, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती है। तो आप लिख लेंगे ट्रिप्सिन एक एंजाइम के रूप में काम करता है। तो दूसरा जो प्रोटीन होती है ट्रिप्सिन, ये एंजाइम के रूप में काम करती है, एंजाइम के रूप में काम करती है। यानी इसके वजह से एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन चलता है और वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है, प्रोटीन को छोटे कंपोनेंट में तोड़ देता है, पेप्टाइड में तोड़ देता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ट्रिप्सिन किस रूप में काम करता है? एंजाइम के रूप में काम करता है। कोलेजन किस रूप में काम करता है? ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ये स्ट्रक्चर बनाने में, टिश्यू बनाने में हेल्प करता है। दो सेल के बाहर ये कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है और सेल्स को आपस में बांध के रखने का काम करती है, ठीक है। और ये फंक्शनल प्रोटीन है, एंजाइम के रूप में काम करती है ट्रिप्सिन। उसके बाद इंसुलिन है, इंसुलिन का नाम सुने होंगे। डायबिटीज जिन लोग को हो जाता है, डायबिटीज मेलाइटस, मधुमेह जिसको कहते हैं, वो इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से हो जाता है। क्योंकि इंसुलिन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज जो
फ्लो करता है उसको सेल में पहुंचाने में मदद करता है। तो यदि इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज सेल में नहीं जा पाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसी को तो बोलते हैं शुगर की बीमारी हो गई, खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है और ग्लूकोज कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है खून में कि वो यूरिन में आने लगता है। तो ये हो गया इंसुलिन का प्रभाव। तो इंसुलिन की वजह से खून में ग्लूकोज का एक लेवल मेंटेन रहता है, ज़्यादा ग्लूकोज वो सेल में पहुंचा देता है। तो इंसुलिन की कमी होने से डायबिटीज हो जाता है। तो इंसुलिन जो ये हार्मोन के रूप में काम करता है, हार्मोन के रूप में काम करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम के रूप में और इंसुलिन हार्मोन के रूप में काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो चौथा प्रोटीन होता है उसका जिक्र एनसीईआरटी बुक में है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी, आपका शरीर एंटीबॉडी बनाता है। ये वाई शेप प्रोटीन होती है या गामा शेप प्रोटीन होती है, वाई शेप प्रोटीन होती है एंटीबॉडीज, ठीक है ना। जब भी आपके बॉडी में कोई जर्म्स या कोई हार्मफुल प्रोटीन घुसता है, जर्म्स मतलब कोई बैक्टीरिया घुस गया, कोई वायरस घुस गया, ठीक है ना। जर्म्स का मतलब बैक्टीरिया हो सकता है, जर्म्स का मतलब कोई वायरस हो सकता है। तो और कोई हार्मफुल अगर केमिकल आपके शरीर में चला गया है, हार्मफुल केमिकल अगर आपके शरीर में चला गया है, ठीक है ना, तो ये हार्मफुल केमिकल ये एंटीबॉडीज से ये जा करके एंटीबॉडीज को जा करके इसको इनएक्टिव कर देते हैं, जर्म्स को मारने में मदद करते हैं। उस केमिकल जो हार्मफुल केमिकल है उससे आपके शरीर को बचाते हैं। तो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो एंटीबॉडी किस में हेल्प करते हैं, ये फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस एजेंट। तो एंटीबॉडी का जो फंक्शन हो गया वो क्या फंक्शन हो गया, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। चाहे वो इन्फेक्शन जर्म के जरिए हुआ हो या हार्मफुल केमिकल के जरिए हुआ हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चौथा जो प्रोटीन है वो है रिसेप्टर। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो रिसेप्टर के रूप में काम करते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स। अब जैसे मान लीजिए सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि किसी चीज को रिसीव करेंगे। जैसे हार्मोन्स जब काम करते हैं सेल पर तो वो सीधे सेल में नहीं घुस जाते या सीधे सेल के पास जाएंगे, तो ये रिसेप्टर से पहले जुड़ेंगे, ये पहले रिसेप्टर से जुड़ेंगे, ठीक है ना। और जब तक रिसेप्टर से नहीं जुड़ेंगे तब तक उनका एक्शन नहीं होगा। तो रिसीव करने वाला एजेंट के रूप में भी प्रोटीन पाए जाते हैं। और ये खासकर रिसेप्टर शब्द आप वहाँ सुने होंगे, जैसे हार्मोन जब किसी सेल पर एक्ट करने जाता है तो किसी रिसेप्टर के माध्यम के जरिए जाता है। या कोई भी सेल किसी केमिकल को अपने अंदर अलाउ करेगी तो पहले वो उस सेल के रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद उस सेल को पता चलेगा कि हाँ इसको हम अंदर लें कि ना लें। तो एक रिसेप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है। एक सेल में ऐसे हजारों रिसेप्टर्स होते हैं और वो सब के सब प्रोटीन के बने होते हैं। तो सेल के अंदर ये भी नहीं कि कोई भी केमिकल चला जाएगा, नहीं, उसको पहले रिसेप्टर से जुड़ना पड़ेगा, उसके बाद सेल रिकॉग्नाइज करेगी कि हाँ इसको हमको ले जाना है कि नहीं ले जाना है। तो इसलिए रिसेप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया कि हार्मोन इस सेल पर काम करने से पहले वो उसके मेम्ब्रेन में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे बाइंड करता है, उसके बाद सेल इसको इसके काम को अपने अंदर अंजाम देता है। ये हार्मोन को अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ गया और अंदर उस हार्मोन का काम अपने आप हो गया। और कुछ हार्मोन होते हैं जो अंदर घुस जाते हैं सेल के और अंदर उनके रिसेप्टर मौजूद रहते हैं, यानी वो हार्मोन तभी अपना असर दिखाएगा जब वो रिसेप्टर से जुड़ेगा। रिसेप्टर से नहीं जुड़ेगा मतलब वो हार्मोन बेकार है। तो हार्मोन बिना रिसेप्टर के मदद से अपना इफेक्ट नहीं शो करते। कुछ हार्मोन के रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं और कुछ हार्मोन के रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं, यहाँ मौजूद होते हैं रिसेप्टर। मान लीजिए रिसेप्टर है तो हार्मोन जो है वो सेल के अंदर जाएगा और इससे कंबाइन करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अलाउ कर देगी कि हाँ चलो भैया चले जाओ, तुम लिपिड बाइलेयर से, तुमको हमारे थ्रू जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको भी अंदर जाकर के रिसेप्टर चाहिए होगा। अब कुछ हार्मोन होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं, लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोक देती है। तो सेल के सरफेस पर ही यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही उसके रिसेप्टर मौजूद रहते हैं। तो रिसेप्टर का काम है मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कराना, मॉलिक्यूल के इफेक्ट को सेल के अंदर पहुंचाना, ठीक है। तो ये हो गया रिसेप्टर। तो प्रोटीन का एग्जाम्पल में कोलेजन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, इंसुलिन हो गया, एंटीबॉडी भी प्रोटीन होती है, रिसेप्टर भी प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद फिर एक ग्लूट4 है,
उसके बाद फिर एक GLUT4 है। ये GLUT4 जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन के में पाए जाने वाला प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन है ये GLUT4 सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और वही ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनसाइड सेल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ध्यान रखेंगे, इट एबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, यानी ग्लूकोज को ये सेल के अंदर पहुंचाने में मदद करता है। तो ये ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर पहुंचाने में मदद करता है। तो व्हाट इज GLUT4? तो GLUT4 इज अ चैनल प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है और इसमें चैनल प्रोटीन है GLUT4 और ये ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने में मदद करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको प्रोटीन के डिफरेंट फंक्शंस आपको बता दिए गए और इसमें कोलेजन के बारे में जो स्पेशल चीज आपको पता चली कि कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। उसी तरह से एक और प्रोटीन होती है जो एंजाइम के रूप में काम करती है, एंजाइम के रूप में, जैसे ट्रिप्सिन का एग्जांपल आपने दिया था। एक और होती है रुबिस्को प्रोटीन, ये भी एंजाइम के रूप में काम करता है लेकिन ये प्लांट में पाया जाता है। ये प्लांट में पाया जाता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जब हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे रुबिस्को। और ट्रिप्सिन प्रोटीन ये एनिमल में पाया जाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है इन एनिमल्स, ठीक है। इंसुलिन भी प्लांट में नहीं पाया जाता, किसमें पाया जाता है? एनिमल्स में पाया जाता है। तो यहाँ पर जितने एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कोलेजन एनसीईआरटी बुक में, कोलेजन वो भी एनिमल में पाया जाता है, ट्रिप्सिन वो भी एनिमल में पाया जाता है, इंसुलिन वो भी एनिमल में पाया जाता है, एंटीबॉडीज ये भी एनिमल में पाया जाता है, रिसेप्टर प्रोटीन ये एनिमल और प्लांट दोनों सेल में पाया जा सकता है, और GLUT4 ये एनिमल में पाया जाता है, और रुबिस्को ये एंजाइम है जो फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेता है, ये प्लांट में पाया जाता है। और रुबिस्को जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है इस धरती पर, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन in the whole of the biosphere, तो रुबिस्को is the most abundant protein in the whole of the biosphere, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रुबिस्को is the most abundant protein in the whole of the biosphere, is the most abundant protein in whole बायोस्फीयर। तो इस पूरे बायोस्फीयर पर, पूरे धरती पर जहां जहां जीवन एग्जिस्ट करता है उसको बायोस्फीयर कहते हैं, वहां पर रुबिस्को सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। तो कोलेजन प्रोटीन एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन है। सभी एनिमल्स के सारे प्रोटीन को निकाल दीजिए तो सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन होगा? कोलेजन। और इस पूरे बायोस्फीयर की सारी प्रोटीन को निकाल दीजिए तो सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होगा? रुबिस्को। कोलेजन से भी ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? रुबिस्को, क्योंकि एनिमल से ज्यादा संख्या किसकी होती है? प्लांट्स की होती है मास में। तो धरती के सारे एनिमल को तौल दीजिए और धरती के सारे प्लांट को तौल दीजिए, मास किसका ज्यादा होगा? प्लांट का। तो प्रोटीन भी प्लांट वाली सबसे ज्यादा होगी। तो रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर और कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड एंड वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पानी सबसे ज्यादा होता है, पानी की मात्रा तो सबसे ज्यादा होती है, ठीक। तो प्रोटीन में कोलेजन और रुबिस्को के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और रुबिस्को का जो फुल फॉर्म होता है रिबुलोज बाइफॉस्फेट या रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ठीक है। तो रुबिस्को का जो फुल फॉर्म होता है रिबुलोज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिबुलोज बिसफॉस्फेट, बिस मतलब भाई दो, रिबुलोज बिसफॉस्फेट, आर हो गया रिबुलोज, बिस हो गया बिसफॉस्फेट और सी कार्बोक्सिलेज ओ ऑक्सीजिनेज, कार्बोक्सिलेज और ओ ऑक्सीजिनेज, ये रुबिस्को का पूरा नाम हो गया। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहां बस आपको रुबिस्को नाम जान लीजिए, प्लांट में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, उसका फुल फॉर्म ये है रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, और ये बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, सब मिला करके।